हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, ये अभी तक की ईवीएस की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट है, क्योंकि इसमें पेडागोजी के भी कई सारे नए क्वेश्चन हैं। कई सारे क्या, मैं मैक्सिमम ही कहूँगी कि सारे नए क्वेश्चन हैं। और उसके अलावा जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वो एनसीईआरटी के बाहर से दे दिए गए हैं। इसीलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, उसको मल्टीपल टाइम देखिएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अभी इतने जितने भी पेपर करवाए हैं, और ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उसका लिंक। तो आप वहाँ से और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप देख सकते हो। आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि ये शिफ्ट क्यों इतनी डिफिकल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी ये कहाँ खाई जाती है। तो हमको ये चीज़ तो ये हमको सुनने में आता है कि हमेशा साउथ में खाई जाती हैं। तो साउथ के जो राज्य हैं, इसकी मैंने मैप की ट्रिक डाली हुई है। अगर आपने मैप वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे साउथ वाले में यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, जो समझाने वाले होते हैं, पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि वही आपका नंबर अच्छा दिला सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ जाना चाहता है तो वो तब सबसे छोटे राजमार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन सा राज्य उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो मैंने बताया था राजमा, एक ट्रिक बताई थी ना, राजमा। रा से राजस्थान, गुजरात, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो रहेगा। अब यहाँ पड़ता है फूल, यानी कि पी, ये है PHU, और इसके नीचे है हरियाणा। तो अगर उसको चंडीगढ़ जाना है तो यहाँ पे तो हरियाणा है, तो यहाँ से अगर वो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्ग से जाएगा। ठीक है, पंजाब उसके रास्ते में नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि तो ये एक लड़की कहती है कि एक विद्यार्थी कहता है कि मैं उस शहर से हूँ जो पहाड़ी सत्र है। तो अब यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, तो इन तीनों में से कोई होगा। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, तो वर्षा लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। ये अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी के जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे वीडियो, उसमें है ये पॉइंट। अगला है बर्फ़ बहुत अधिक पड़ती है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे घर बताया गया है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो अगर आपने घर वाली टॉपिक कंप्लीट किया है तो वहाँ पे आपको पता होगा पत्थर और लकड़ी के घर हिमाचल प्रदेश में होते हैं। अब अगर इसी वक्त तैयार कर लीजिए कि बांस के घर कहाँ होते हैं, तो मतलब बांस के खंभों पे जो घर बने होते हैं वो असम में बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी के घर कहाँ होते हैं, मिट्टी के घर राजस्थान में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे घर वाला सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है औसत चाल से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 432 किलोमीटर यानी कि ये दूरी हो गई। अब यहाँ पे टाइम डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दिया गया है कि कोई अगर रात को 23:45 का मतलब है कि रात को 11:45 से, ठीक है, चलता है और सुबह 7:45 पे पहुँचता है, तो इनके बीच में कितना टाइम है। अगर आप काउंट भी कर सकते हैं ऐसे मतलब अगर हाथ से, अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ, इनके बीच में 8 घंटे का टाइम लगा। ठीक है, अब 8 घंटे लगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, 8 से मैंने काट दिया तो 8 और 54 आ गया। लेकिन 54 जो आंसर आया वो यहाँ ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेन की जो चाल पूछी है वो मीटर पर सेकंड में सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे जितने भी हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 54 को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 18 से कटेगा ये 3, और तीनों पची 15, आंसर हो जाएगा इसका 15। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ कह रहा है कि 2 जानवरों के समूह बताइए जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और अपने दांतों को बहुत लंबा ना करने के कार्य ये वस्तुओं को कुतरते हैं। तो एनसीईआरटी में केवल गिलहरी मेंशन है। ठीक है, अब चूहा आपने देखा ही होगा कि चूहा भी कुतरता रहता है चीज़ों को, तो यहाँ से आप ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कन्नौज जिला है जो भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी मैंने अपने एनसीईआरटी समरी में बताया था कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कन्नौज जिला कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो कि परफ्यूम के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। देखिए इस शिफ्ट में काफ़ी नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ कह रहा है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अब एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड तो होगा नहीं क्योंकि ये यूरोप में है, यहाँ पे ठंड वगैरह ज़्यादा होती है। बर्लिन, बर्लिन भी जर्मनी वाला इलाका हो गया, यहाँ पे भी ठंड होती है, ये रेत वाला इलाका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आबू धाबी, आबू धाबी हमने सुना है जो यूएई है, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। तो
संयुक्त अरब अमीरेट यानी कि अमीरात। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो आबू धाबी है। तो आबू धाबी में तो है, उसके अलावा अफगानिस्तान, जब तीनों एलिमिनेट हो गए, बांग्लादेश में भी हमको पता है तो पड़ोसी राज्य देश है हमारा, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो यही हो गया हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इस सेट में काफ़ी नए क्वेश्चन है तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। भोपाल बैंगलोर के ठीक उत्तर में है। तो भोपाल कहाँ की? मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो ये एमपी था, ठीक है। यहाँ पे है भोपाल, ये भी भोपाल लिख दिया। यहाँ है बैंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। तो इसके ठीक ये नॉर्थ में है, तो ये हो गया नॉर्थ में, ठीक। अगला कह रहा है गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में। गांधीनगर किसकी कैपिटल है? गुजरात की। तो ये हो गया गांधीनगर, ठीक है, ये पश्चिम में है। अब इन्होंने कहा गांधीनगर के सापेक्ष। अब जब भी मैंने कहा था कि सापेक्ष यानी कि रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको हमको रोक देना है। और किसकी दिशा पूछी है इन्होंने? बैंगलोर की पूछी, यानी कि ये डायरेक्शन पूछी है बैंगलोर की। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? इधर होता है ईस्ट और ये होता है साउथ, तो क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में बताइए। तो देखिए, जो ब्रॉन्ज होता है जिसको कांसा भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज जो एलॉय होता है, मिश्र धातु, वो कॉपर और टिन का होता है। लेकिन अब इसी वक्त पीतल का भी याद कर लीजिएगा कि जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, ठीक है, मिश्र धातु। इसकी एक ट्रिक भी है, पिताजी, ऐसे याद रखिएगा, पिताजी, यानी कि ये हो गया पीतल, तांबा और जिंक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है जो संरक्षण के लिए, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको बचाने के लिए। तो सेब, मुरब्बा, ये तो सही है क्योंकि इसको काफ़ी दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। अचार भी काफ़ी दिन तक, पापड़ भी काफ़ी दिन तक। लेकिन दूध से जो पनीर होता है उसको काफ़ी दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूध और पनीर। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस भाग में बड़े बड़े तिकोने टेंट है? तिकोने जो टेंट होते हैं इनको मैंने बताया भी है, इसको क्या बोलते हैं? रेबो कहते हैं, ठीक है। के पास में ही जहाँ पे ये जानवरों को खड़े करते हैं वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। वही लोग, वहाँ जो जनजाति है, चांगपा जनजाति है लद्दाख में। अब इसी वक्त सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि वहाँ पे लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है? चांगपा। ये घुमंतू जनजाति होती है जो हमेशा घूमा करती है, अपने जानवरों को जहाँ लगती है उसको लेखा बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? लेह और लद्दाख में। इसका आंसर हो गया लेह और लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखिए, प्रेजेंटली राज्य पूछे जाए तो 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 8 यूटी हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर के तट पे कौन से राज्य हैं? तो इसके लिए देखिए, मैंने बताया भी था कि पहले आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, फिर गोवा के और नीचे आ जाता है आपका कर्नाटक, और फिर कौन आएगा? केरल आएगा। तो अब यहाँ से पहचानते हैं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आपका पहला ही आंसर हो गया। इसी वक्त आप बंगाल वाला कर लीजिएगा। बंगाल के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से दीदी उड़ी, यानी कि उड़ी का हो गया उड़ीसा, और फिर कहाँ पहुँची? अंधेरे में उड़ी थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, और कहाँ पहुँची? तमिल पहुँची। तो ये हो गए बे ऑफ बंगाल के, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर साइड पे है और ये अरब सागर इस साइड पे है। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य कहाँ का है? तो देखिए, छऊ नृत्य झारखंड का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन इसी वक्त तैयार करिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे चिराओ डांस होता है मिज़ोरम में। जो चिराओ डांस है वो जो बाँस के डंडों से वो लोग डांस करते हैं, उसी को बोलते हैं चिराओ डांस। अब अगला क्वेश्चन है कि केचुए खेत में छेद बनाते हैं, ठीक है। केचुओं के बारे में अब हमको स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता देते हैं। बिल्कुल, ये मिट्टी में छेद कर देते हैं ताकि आसानी से वायु और जल मिट्टी में अंदर पहुंच जाए। ज़मीन को पोली कर देते हैं। पोली का मतलब है कि मतलब जुताई लायक कर देते हैं, कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करने वाला केस।
केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। अब देखिए खरपतवार क्या होता है, जो अननेसेसरी पेड़ उगाते हैं फसल के अलावा, जो अनचाहे पेड़ उगाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि केचुए बचाते हैं। तो अगला है कि केचुए मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल सही। तो पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फ़ायदे हैं। तो मिश्रित लर्निंग मोड वो मोड होता है, अब यहीं पे उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी विशेषताएं आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी। पहला होता है कि इस मोड में विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो अगर घर बैठे हैं तो वहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने को मिलता है बिल्कुल इस मोड में, कि वो आपस में अपने फ्रेंड से या फिर शिक्षकों से बात कर सकते हैं। इसमें कह रहा है थर्ड वाला, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, यही हो गया गलत, उनको क्लास के दौरान एक्टिव रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। देखिए बात सुन के ही आपको लग रहा होगा कि एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि घर में उसको जो भी उन्होंने सीखा है वो घर में उसको यूज़ कर सकते हैं, घर में अप्लाई कर सकते हैं उन सीखी हुई बातों को। तो ए, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से, निम्नलिखित में से कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक, समकालिक का मतलब होता है सेम टाइम पे, अब यही समझिएगा, सिंक्रोनस इसको इंग्लिश में कहते हैं, शिक्षण की विशेषताएं। तो सेम टाइम पे यानी कि वास्तविक समय की बात करेंगे ना, तुरंत के तुरंत, यहीं पे आंसर हो गया क्लियर, कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। यानी कि समकालिक अगर शिक्षण बोला जाए तो समकालिक शिक्षण वो शिक्षण होता है जब सेम टाइम पे उसी समय शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका है, जो कई सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ हैं, उनके वीडियो दिखाती है और कहती है कि इनके पत्ते और तने और फूल अलग अलग हैं, मतलब सबको दिखा के कहती है कि बताइए कैसे हैं, इस टॉपिक पे वो चर्चा करती है। तो इससे वो किस और ध्यान आकर्षित करना चाहती है, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये है तो पेड़ पौधे ही ना, और उनके अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता दिखाना चाहती है, पेड़ के भागों के बीच भिन्नता नहीं दिखा रही है, क्योंकि पेड़ मतलब वहाँ पे पौधे कई सारे हैं ना, तो पौधों के वर्ग के बीच भीतर भिन्नता दिखा रही है, ठीक है। मानव के लिए पौधों का महत्व भी नहीं समझा रही है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे पेड़ों के कारण ये वर्ग हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका है जो थीम खाद्य यानी कि फूड पढ़ाते हुए कहती है कि आप विभिन्न जो खाद्य संरक्षण की विधियाँ यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव जो टेक्निक्स हैं उनके लिए वो कहती है कि पड़ोस के घरों में जाओ, ठीक है, छात्रों से कहती है। तो उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा है कि उस सर्वेक्षण का, सर्वे का वो क्या उद्देश्य, वो क्यों करवाना चाह रही है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। बिल्कुल, जब बच्चे अपने पड़ोस के घरों में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिसके प्रति वो संवेदनशील बनेंगे, ठीक है। तो पहला तो आंसर अच्छा हो गया। अगला कह रहा है सर्वेक्षण करने के कौशल का आकलन करना। यहाँ देखिए मेरे हिसाब से तो शिक्षिका कोई आकलन कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर एक पल के लिए अगर आपको ये लगे कि आंसर हो सकता है तो वेट करिएगा। लास्ट के ऑप्शन देखिए, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर। बिल्कुल समुदाय, क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे केवल टेक्स्ट बुक या फिर शिक्षक से नहीं सीखते हैं, स्कूल से नहीं सीखते हैं, बल्कि परिवार और समुदाय से भी सीखते हैं। तो उनसे एक अवसर मिल रहा है उनको, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो वो तो ये थर्ड वाले में है ही ये पॉइंट। तो सी और डी तो एकदम सही है, ए भी सही है। अब देखिए ए बी सी डी चारों तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला बेस्ट आंसर हुआ ना, ए सी डी। बी वाला यहाँ वो असेसमेंट नहीं कर रही है, यहाँ वो सिखाने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के क्या उद्देश्य हैं। देखिए अब इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी शिफ्ट कराए थे इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे क्वेश्चन मिल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस के प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य है। तो पहला हो गया प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंध पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल अच्छा आंसर है कि हमको मतलब नेचुरल और सोशल और कल्चरल तीनों में रिलेशन बैठाना है, ठीक है। इसके लिए बच्चे समझ विकसित कर सकें, उनको ट्रेन करना है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक करना। ये भी अच्छा है कि हाँ बिल्कुल हम इन्वायरमेंट संबंधी मुद्दों के प्रति उनको अवेयर करना चाह रहे हैं। थर्ड है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। तो देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ऐसा ये कोई समझ विकसित करना चाह रहे हैं कि पृथ्वी केवल मानव और जीवंत रूपों के आवास के रूप में है, ठीक है।
ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये तो प्राथमिक स्तर पे ये उद्देश्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य केवल ए और बी हो गए। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की शिक्षिका एक एक्टिविटी कराने के लिए, समूह बनाने के लिए कौन से मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मतलब ग्रुप बनाना है तो क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूह करें। देखिए, जहाँ पे भी ये आंसर आएगा गलत करिएगा, क्योंकि हमें जो ग्रुप बनाना है उसमें ये नहीं ध्यान देना कि सारे अच्छे बच्चे एक ही ग्रुप में हों, सारे खराब बच्चे एक ही ग्रुप में हों। यानी कि खराब वैसे बच्चे नहीं होते, वो उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। ठीक है, तो पहला तो आंसर हो गया गलत। लिंग के आधार पर करना नहीं है कि बालकों का अलग समूह, बालिकाओं का अलग समूह, ये भी गलत हो गया। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके उतने बना लें, आंसर ही गलत लग रहा है। तो बचा क्या आखिरी वाला, समूहों के बीच में सहभागिता यानी कि कॉपरेशन और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, मैं एलिमिनेट करके बताती हूँ। यहाँ पे दे रखा है वैश्विक से स्थानीय यानी कि ग्लोबल टू लोकल, यही गलत हो गया। लोकल टू ग्लोबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रासंगिक। प्रासंगिक तो अच्छा होता है, प्रासंगिक का मतलब होता है कंटेक्स्ट में बताना, कि इसके संदर्भ में बताना, तो वो तो सही है। लेकिन यहाँ आ गया अनुशासनात्मक, यहाँ हो गया गलत। जहाँ पे डिसिप्लिन लाएंगे वहाँ पे हो जाएगा गलत। अब देखिए, इन दोनों में बेस्ट ढूंढते हैं तो बेस्ट वाला मुझे पहला दिख रहा है। समावेशी, समावेशी का मतलब हॉलिस्टिक लर्निंग हमको सिखानी होती है। प्रासंगिक अभी बताया था, प्रासंगिक का मतलब होता है संदर्भ में हमको सिखाना है, और थीम में तो है ही है। अब यही इसी वक्त तैयार कीजिएगा कि कितनी थीम है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। मैंने इतनी तो वीडियो करवा दी है कि आपको पता होगा कि ईवीएस में थीम कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहानियों के माध्यम से ईवीएस पढ़ाते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी बता रहा है और हम उसमें कोई मतलब उनको मिसअंडरस्टैंड करा दें, गलतफहमी पैदा करा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला तो लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, मतलब ये नहीं होना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसका हमको ध्यान रखना है। अगला है, कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक होनी चाहिए। देखिए, कहानियाँ मज़ेदार मनोरंजक जरूर हो, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ मोरल निकलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर मोरल होता तो और अच्छा होता, लेकिन देखते हैं और आगे वाला क्या ऑप्शन है। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। ये मैंने अपने पेडागोजी सेशन में बताया था कि हमेशा बच्चे रिलेट कर सकें। तो ये ए और बी और डी तो बेस्ट हैं, तो ए बी डी ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन है आपको कई बार, ये अगर वीडियो आप लाइक कर लीजिएगा, उसको कई बार देखिएगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी नए क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र कौशल का विकास करने के लिए एक शिक्षक क्या कहेगा बच्चों से, क्या क्या कौन सी एक्टिविटी करने को कहेगा। पहला है, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। ठीक है, बिल्कुल हम कहेंगे कि ये चीज़ कि मानचित्र में बताओ नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, अमानकीकृत मानचित्र बनाना। हम कहेंगे इसे रफली मानचित्र बना के दिखाओ, कि अगर हमें इंडिया का बनाना है तो रफली ऐसे करके मानचित्र बना के दिखाओ, या फिर अपने गली मोहल्ले का भी जो मानचित्र है वो ऐसे रफली बना के दिखाओ। अपने बनाए गए मानचित्रों में प्रतीकों का उपयोग करना। तो हाँ, बिल्कुल हम कहेंगे कि अच्छा तुमने बनाया है मानचित्र, इसमें कोई ना कोई जो आपके जैसे मंदिर है, ये घर, मैंने प्रतीक वाला अपने एनसीईआरटी में डाला भी है कि कुएं के लिए ये साइन होता है ना, तो अस्पताल के लिए जो साइन होता है ये वाला साइन होता है। तो इस तरीके से साइंस को, साइन जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको डालो। अगला है, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। अब हम क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड सिंबल है उनका यूज़ करते हुए हम मानचित्र की व्याख्या करेंगे, ताकि हम उन्हें सिखाएं भी तो कि उन्होंने अपने अनुसार कुछ भी प्रतीक ले लिए हैं, लेकिन अब हम उन्हें स्टैंडर्ड मानचित्र सिखाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी और डी। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका चर्चा के दौरान राजस्थान के गाँव के स्थानीय लोग अपना घर मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, और मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, कांच, ईंट, टाइल्स आदि का उपयोग कर कर घर बनाते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा कौशल विकास करना चाह रही है। देखिए, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। देखिए, वहाँ बच्चे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उनके सामने वो चीज़ आ चुका है, तो वो ऑब्जर्विंग तो हुआ नहीं, तो ये हो गया गलत। विश्लेषण भी नहीं करेंगे, एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे वहाँ पे तुलना भी तो करेंगे ना। विश्लेषण तो बाद में आएगा, पहले तुलना तो करेंगे ना, कि कंपेयर करेंगे, अच्छा ये राजस्थान है और यहाँ पे ऐसे घर बने, तो पहले तुलना किया, फिर वो एनालिसिस पे आएंगे, तो डायरेक्टली वो एनालिसिस पे नहीं आएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। मतलब उसको विद्यार्थी से कहती है कि जो आप पता लगाओ कि पानी की बर्बादी करने वाले लोग कहाँ कहाँ अपनी ये पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो इस निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसके लिए वो क्या कहेगी? तो देखिए, सबसे पहले है जल से संबंधित वृत्तचित्र फिल्में। तो ये एक हिसाब से रटना हो गया कि अगर वो केवल वृत्तचित्र बनाने को कह देगी तो ये तो रटन तो हो गया, गलत हो गया। एक नाले का भ्रमण, भ्रमण अच्छा होता है, लेकिन पानी की निकासी का भ्रमण से उनको क्या पता चलेगा ना कि बर्बादी कहाँ हो रही है, ये भी गलत हो गया। पड़ोस में परिवार से के साथ बातचीत, तो केवल पड़ोस में बातचीत करने से ये सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे कि बर्बादी कौन सी गतिविधियों पे हो रही है। अगला है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। ये बेस्ट होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्या करेगा कि रोज एक परिवार के पास जा करके ये चेक करेगा कि वो कितना पानी की मतलब उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये पता चलेगा कि कहाँ बर्बादी हो, मतलब बर्बादी वाली जो टॉपिक है उसके प्रति वो सजग बन सकेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ मुझे पहले ही दिख गया कि बच्चों का वातावरण। मैंने बताया था कि जहाँ पे भी ये बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने आसपास से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर स्पेशली पाठ्य पुस्तकें नहीं होगा, भाषाई दक्षता नहीं होगा, रोल प्ले और भूमिका निर्वाह अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर इसके सामने बच्चों का वातावरण है तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन के कौन से मापदंड होने चाहिए? देखिए, यानी कि जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहला तो यहाँ हो गया कि लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई भी रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब उसमें कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि लिंग और जाति और धर्म से रिलेटेड। पाठ्य पुस्तक की भाषा मानक होनी चाहिए, गलत। पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चों की आम भाषा होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की भाषा होनी चाहिए। ठीक। अगला है कि पाठ्य पुस्तक की कीमत कम व पतली होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कम हो और पतली हो। पहली बात तो अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन सेकेंड है कि पतली वाला कोई केस नहीं होता। पाठ्य पुस्तक की सचित और आकर्षक होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनको पढ़ने में अच्छा लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड डी। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए, हमको सिखाना है कि कैसे मतलब भेद होता है महिलाओं और पुरुषों में। तो उसके लिए क्या होगा, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। तो वैसे तो ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि अगर घर में देखेंगे तो ज़्यादातर काम महिलाएं करती हैं। महिलाओं का काम खाना बनाना अधिकतर घरों में, ठीक है, तो और पुरुषों का काम होता है बाहर का काम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता तो है। तो ये तो आंसर बेस्ट हो गया, लेकिन आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ, तो इससे वो रूढ़िवादिता नहीं सीखेंगे, वो देखेंगे कि कैसी चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि हमको यहाँ उनको बताना है कि ये रूढ़िवादिता मौजूद है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सफल महिलाओं की कहानियाँ, इससे वो सीखेंगे, ये तो अच्छी चीज़ें हैं ना, मतलब उससे वो स्टीरियोटाइप नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया। महिला स्वास्थ्य पेशेवर की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करना, ये भी गलत हो गया। बेस्ट आंसर यही है, क्योंकि यहाँ से वो सीखेंगे कि कैसे किसी घर में रूढ़िवादिता, लिंग स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है, प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। यानी कि रिपोर्ट कार्ड में उनकी जो स्किल्स हैं उसमें वो कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है, कितना वो अच्छे हुए हैं, उसका विवरण देना है। तो वो कैसे, कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त रहेगी? तो देखिए, जब भी अगर कौशल स्किल्स के प्रति रिपोर्टिंग होती है तो उसको हम क्रम निर्धारण मापने पे देते हैं, यानी कि रेटिंग स्केल पे देते हैं। जो रेटिंग स्केल होती है कि उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं कि आपको इतने में से इतने मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होते हैं सारे क्वेश्चन क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये अभी तक की सबसे डिफिकल्ट सिर्फ मुझे लगी है, क्योंकि इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इसको कई बार सुनिएगा, तभी क्योंकि हो सकता है इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा।